हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे आरएएस पेपर 4 हिंदी के पहले टॉपिक जिसका नाम है संधि एवं संधि विच्छेद के वीडियो नंबर 2 में। पहले वीडियो में हमने संधि, उसके प्रकार, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, स्वर संधि और उसके प्रकार, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि को कवर कर लिया था। एक बार हम उसका क्विक रिकैप देख लेते हैं। संधि शब्द का अर्थ होता है मेल, दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वो संधि कहलाता है। एग्जाम्पल थे समधनतोष, संतोष इत्यादि। संधि तीन प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। पहला प्रकार था स्वर संधि, जिसमें दो स्वरों के मेल से विकार उत्पन्न होता है। इसके भेद 5 थे। दीर्घ संधि पहला भेद था। तो दीर्घ संधि में क्या होता है कि ए आ ई उ जो सेम वर्ण या एक ही ग्रुप के, जैसे ए और आ, ई और ई, ये जब मिलते थे तो दीर्घ संधि के होता था। जैसे हिमालय, विद्यार्थी। पूर्ण संधि में क्या हो रहा था कि जब ए ई से मिल रहा था या ए ऊ से मिल रहा था या आ ई से मिल रहा था और आ ऊ से मिल रहा था तो वहां पे आ रही थी गुण संधि। जैसे देवर्षि, महेंद्र, नरेश, ये सब एग्जाम्पल हमने देखे थे। फिर थी वृद्धि संधि, जिसमें ए अगर ए से, ए अगर ओ से या आ अगर ओ से मिल रहा था तो वहां पे आ रही थी वृद्धि संधि। यण संधि में क्या हो रहा था कि अगर ई ई या उ के बाद अगर ए आ रहे थे तो वहां पे आ गई थी यण संधि। इसके एग्जाम्पल इत्यादि, यद्यपि, स्वागत, ये सब हमने देखे थे। और स्वर संधि में अंत में थी अयादि संधि। उसमें क्या हो रहा था, अगर ए आई और ओ औ के बाद कोई भी स्वर आए, जैसे ए आ गया या ई आ गया, तो वहां पे अयादि संधि हो रही थी। ठीक है। जैसे नय धन अन, नयन, गए धन अक, गायक, ये सब। तो ये सब हमने पहले वीडियो में कवर कर लिया था। आप उस वीडियो पर जाकर इसको रिवाइज भी कर सकते हैं। उसके बाद आज हम शुरू कर रहे हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि का मतलब क्या होता है? स्वर संधि में तो विकार क्यों उत्पन्न हो रहा था कि दो स्वर आपस में मिल रहे थे। व्यंजन संधि में क्या होगा कि अगर व्यंजन किसी दूसरे व्यंजन से या किसी दूसरे स्वर से मिल रहा है और उसकी वजह से जो परिवर्तन आ रहा है तो उसे व्यंजन संधि कह रहे हैं। जैसे शरत में जो लास्ट वाला तय है वो चंद्र के पहले ऐसे मिल रहा है या च से मिल रहा है तो हो गया क्या? शरत चंद्र। वैसे ही उज्जवल में उत धन ज्वल। ठीक है। अब व्यंजन संधि किस किस तरह से हो सकती है ये हम आगे देख रहे हैं। इसमें स्वर संधि की जैसे बिल्कुल डिफरेंट भेद नहीं है गुण वृद्धि यण की जैसे। यहाँ पे केवल व्यंजन संधि के अंदर में ही कैसे कैसे मेल हो सकता है वो सब चीजें हम देख रहे हैं। जैसे किसी वर्ग के पहले वर्ण, जैसे कै, च, ट, त, प। वर्ग आप जानते हैं, हिंदी वर्णमाला में स्वर होते हैं और व्यंजन होते हैं। व्यंजनों के वर्ग होते हैं कै, च, ट, त, प। उनको कहते हैं वर्ग। तो किसी वर्ग का पहला वर्ण, जैसे कै वर्ग का पहला वर्ण क्या हो गया? कै। उसी वर्ग का तीसरा अथवा चौथा वर्ण क्या हो गया? कै वर्ग का तीसरा वर्ण क्या है? ग। कै वर्ग का चौथा वर्ण क्या है? घ। तो तीसरे अथवा चौथे वर्ण से या फिर ये रे ले वे है या किसी और स्वर से, स्वर कौन से? ए आ ई, तो क्या हो जाएगा? कै को ग में परिवर्तित कर देंगे, च को ज में, ट को ड और प को ब में। उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो रहा है उसका। ये ध्यान रखने की बात है। जैसे कै और ग मिला तो हाफ, तो कै तो परिवर्तित हो गया आधे ग में और ग की जगह रह गया ग। जैसे दिग्गज, इसका हो गया दिग्गज। दिग्गज क्या होते हैं? जो दसों दिशाओं की रक्षा करने वाले, हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से जो दसों दिशाओं की रक्षा करने वाले हाथी होते हैं उनको कहते हैं दिग्गज। वैसे ही कै धन ई क्या हो गया? गी। जैसे वाक और ईश का मिलके बन गया वागीश। उसी तरह किसी, अब अपन वर्ग समझ गए, तो वर्ग का पहला वर्ण का मेल अगर न या मैं वर्ण से हो जाए तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण आ जाता है। जब हम वर्ग समझ गए तो पांचवा वर्ण भी समझ में आ रहा होगा। जैसे कै वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाएगा न खाली वाला, न से न खाली जो अपन पढ़ते हैं। ऐसे ही च वर्ग का ये हो जाएगा, ड वर्ग का न, त वर्ग का न और प वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाएगा मैं। जैसे कै जब मैं से मिला तो न, जैसे वाक में, वांग में। च न का हो गया ये, अचनाश अन्नाश। ठीक है।
आई होप कि आपको सब समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी डाउट हो या कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसको डाल सकते हैं, हम उसको आंसर कर देंगे। अब आता है तय का मेल अगर गे घे दे धे बे भे ये रे ले ये रे वे या किसी स्वर से हो जाए तो उसका हो जाता है दे। जैसे ये तय को भय से मिलाया तो ध्व हो गया ध्व। जैसे सत भावना सद्भावना। तय ई से हो गया दी। जगत धन ईश हो गया जगदीश। ठीक है। अब इसमें आप एक कॉमन पा रहे होंगे, तय का मेल किस किस से हो रहा है। वर्ग का तीसरा और चौथा वर्ण है, आप ध्यान से देखोगे तो गे तीसरा वर्ण है, घ चौथा है, दे तीसरा है, ध चौथा है, बै तीसरा है, भय चौथा है। ठीक है। ऐसे ही तय के आगे अगर च या छ हो तो च हो जाता है, जय या झ होता है तो जय हो जाता है, ट या ठ होता है तो ट रह जाता है, डे ढ होने पर डे रह जाता है और ल का आधा ल हो जाता है। जैसे त च उच्चारण उच्चारण ये सब इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल्स है, तो आप इनको अलग से भी नोट कर सकते हैं। सज्जन सज्जन, उज्झटिका, तट्टिका। ऐसे ही तय का मेल यदि श से हो तो तय का च और श का छ बन जाता है। जैसे उच्छ्वास उच्छ्वास, उच्छिष्ट उच्छिष्ट। उच्छिष्ट का मतलब आप जानते हैं झूठा बचा हुआ। उच्छ्वास का मतलब गहरी सांस अपन जो छोड़ते हैं। ये एक तरह से प्रत्यय से बन रही है। यहाँ पे ये जो शब्द निर्माण हो रहे हैं इस पेज में, आप जो भी ये उत वाले देख रहे हैं ये सब उत प्रत्यय है संस्कृत से जो आया हुआ। ठीक है। उत उपसर्ग, सॉरी प्रत्यय नहीं उपसर्ग। अब तय का मेल यदि है से हो तो तय का द हो जाता है और है का ध हो जाता है। जैसे उत धन हार उद्धार, उत धन हरण उद्धरण। उद्धरण का मतलब जानते हैं, पैराफ्रेजिंग। कहीं से अगर अपन किसी महापुरुष ने कोई बात कही होती है उसको कोट करते हैं तो अपन क्या कहते हैं कि उनका उद्धरण है। स्वर के बाद यदि छह वर्ण आ जाए तो छह से पहले च वर्ण बढ़ा दिया जाता है। एच है अच्छ, स्वधन छंद स्वच्छंद। यहाँ पे ये आधा च कहीं भी नहीं था, लेकिन नियम के अनुसार व्यंजन संधि के क्या हो रहा है कि ए और छ जहाँ पे मिल गए वहां एक आधा च एक्स्ट्रा आ गया। अगले एग्जाम्पल में भी अपन जैसे देख रहे हैं तो आच्छादन आच्छादन। अब जैसे संधि विच्छेद मान लीजिए आ जाए आच्छादन का या स्वच्छंद का, तो आपको क्या करना है, आपको ये ध्यान में रखना है कि च एक्स्ट्रा आया हुआ है क्योंकि ए और छ मिल रहे थे। तो संधि विच्छेद अपन को ऐसा, कुछ लोग ऐसा कर सकते हैं कि भाई शब्द सार्थक कौन सा मिल रहा है तो अच्छा प्लस आदन या कुछ इस तरह से कर दें। तो वो नहीं करना है। यहाँ पर आ उपसर्ग लग रहा है और छह के साथ में आ जाने की वजह से एक आधा च एक्स्ट्रा आ गया। ठीक है। उसी तरह यदि मैं के बाद कैसे मैं तक कोई भी व्यंजन हो तो मैं अनुस्वार में बदल जाता है। मैं धन च हो गया किमचित का किंचित, किमकर का किंकर। और मैं के बाद मैं तक तो अगर कोई भी व्यंजन हो तब तो क्या कर दिया था अपन ने, अनुस्वार में बदल दिया था। लेकिन मैं के बाद अगर मैं ही आ जाए तो क्या करेंगे, तो वो डबल हो जाएगा। सम्मति सम्मति, सम्मान सम्मान। ठीक है। कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्लियर कर सकते। उसके बाद है मैं के बाद यदि यह रे ले व श है, मतलब क्या समझ में आया भाई। पांच वर्ग तो यही हो गए, क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग और प वर्ग। उसके बाद जो दो हर्ष और ऊष्म व्यंजन जो कहलाते हैं ये रे ले वे और श है, तो इन हर्ष और ऊष्म व्यंजनों में से कोई भी व्यंजन आने पर मैं का अनुस्वार हो जाता है। मैं के बाद ये आया तो भी संयोग का संयोग हो गया, संरक्षण का संरक्षण हो गया। तो बेसिकली अगर एक मोटा मोटी देखा जाए तो मैं के बाद अगर मैं को छोड़ के अगर और कुछ भी आ जाए तो मैं का हो गया अनुस्वार। मैं के बाद अगर मैं खुद आ जाए तो मैं का डबलिंग हो जाएगा, आधा मैं और बढ़ जाएगा। वैसे री रे श से परे न का न हो जाता है। लेकिन च वर्ग ट वर्ग त वर्ग श और स का व्यवधान आने पर न का न नहीं होता। इसका मतलब क्या समझ में आया, री रे और श के बाद अगर न आ रहा है तो उसको न में बदल देंगे। लेकिन कब नहीं बदलेंगे, जब च वर्ग ट वर्ग त वर्ग श और स का व्यवधान आ जाए। मतलब अगर इनमें से कोई शब्द च वर्ग ट वर्ग त वर्ग और श और स में से अगर कोई शब्द आ जाए, ठीक है, तो नहीं बदलेंगे, तब वो वैसा का वैसा ही रह जाए। जैसे परिधन नाम का हो गया परिणाम, परिणाम नहीं हुआ परिणाम हो गया। प्रमान का हो गया प्रमाण। क्यों हो गया, क्योंकि वो
रे के बाद आ रहा था, और ये जो जिसको हम कहते हैं रर्रा, उसके बाद आ रहा था। स के पहले ए आ से भिन्न कोई स्वर आ जाए तो स को श कर देते हैं। जैसे भय और स का कर दिया श। अभिषेक का हो गया अभिषेक। निषिद्ध का हो गया निषिद्ध। ये आप नोट कर सकते हैं, संधि विच्छेद में बहुत महत्वपूर्ण हो जाएंगे ये। क्योंकि विषम, अब जैसे विषम को आप जब तोड़ोगे तो आपके दिमाग में स्वाभाविकता से नहीं आएगी ये चीज कि इसका विषम हो जाएगा। उसके लिए आपको ये चीज याद करनी पड़ेगी कि अगर स के पहले ए आ के अलावा अगर कोई और स्वर आ गया तो स को श कर देना है। जैसे यहाँ पे अभिषेक में क्या हुआ था, छोटी ई आ रही थी स से पहले, ठीक है, इसलिए इसको स को श कर दिया। वैसे ही निषिद्ध में भी स से पहले छोटी ई आ रही है, विषम में भी छोटी ई आ रही है, इसलिए हमने स को षटकोण वाले श में बदल दिया है। ये हमको ध्यान रखना है। ये सब चीजें संधि विच्छेद में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। संधि में तो जैसे क्या होता है कि जैसे मान लो यही आ जाता है कि अभी और सेक की संधि करनी थी आप, ठीक है, तो उसमें आप खुद सोचते कि अभिषेक जैसा तो हमने कोई शब्द सुना ही नहीं आज तक, तो हमने सुना क्या है, अभिषेक। तो वो हमारा कॉमन सेंस उस तरह से काम करता है कि हम उसको अभिषेक लिख देंगे। लेकिन अगर अभिषेक का संधि विच्छेद आ जाए तो कंफ्यूजन होना स्वाभाविक है। तो उस टाइम के लिए आप इन एग्जाम्पल्स को ढंग से ध्यान में रखिए। तो इससे अपनी व्यंजन संधि होती है खत्म। उसके बाद हम आते हैं विसर्ग संधि पे। विसर्ग संधि तो नाम से बिल्कुल क्लियर हो रहा है, अगर विसर्ग के बाद अगर कोई स्वर या व्यंजन आ जाता है तो उसकी वजह से विसर्ग में जो विकार होगा उसको विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे मने अनुकूल का हो गया मनोनुकूल, है ना। अब इसके भी जो छोटे मोटे नियम है वो हम देख लेते हैं। विसर्ग से पहले यदि ए और बाद में भी ए अथवा वर्गों के तीसरे चौथे पांचवे वर्ण कैसे हो गए, जैसे कै वर्ग का तीसरा वर्ण क्या हुआ, ग, चौथा क्या हुआ, घ, पांचवा वर्ण है खाली, तो तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आ जाए किसी वर्ग का अथवा यर लेवे हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। इसमें आपको यानी आपका जो कॉमन सेंस है जो आप देखते आ रहे हैं वो आपको आसानी से हेल्प कर देगा। मने अनुकूल मनोनुकूल, अधे गति अधोगति, मने बल मनोबल। वैसे विसर्ग से पहले अगर ए आ के अलावा कोई स्वर हो, यानी ई ऊ कुछ हो, और बाद में कोई स्वर हो या वही तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या यर लेवे हो, तो विसर्ग का रे या रे हो जाता है। जैसे नी आहार, वहां पे ए था विसर्ग से पहले मने अनुकूल में, तो मनोनुकूल कर दिया था। यहाँ पे नी आहार है तो विसर्ग का हमने कर दिया रे, हो गया क्या, निराहार। ध्यान रखना अगर निराहार का संधि विच्छेद है तो ऐसा नहीं निरादन आहार कर दो आप कि भाई निरा का मतलब हो गया, लेकिन निरा का यहाँ पे कोई सटीक अर्थ बैठ नहीं रहा है यहाँ पे। तो यहाँ ध्यान रखना है कि विसर्ग संधि है, नि आशा निराशा निधन निर्धन। क्यों कर दिया ये अपन ने रह, क्योंकि विसर्ग से पहले ई आ रहा था, ए आ नहीं आ रहा था। ऐसे विसर्ग से पहले कोई स्वर और बाद में च छ या श आ जाए तो विसर्ग का भी हम श कर देंगे। ये हमने सबसे कॉमन एग्जांपल देखा है, निश्चल निश्चल, ये आप हमेशा से देखते आ रहे होंगे। उसी प्रकार विसर्ग के बाद यदि त या स हो तो विसर्ग का क्या बन जाएगा, स। नमस्ते, निसंतान, दुस्साहस। विसर्ग के पहले यदि ई ऊ और बाद में कै ख टे ठे पै फै में से अगर कोई वर्ण हो तो विसर्ग का श हो जाता है। निष्कलंक, चतुष्पाद, निष्फल, ये तो आप सारे एग्जाम्पल नोट करके और इनके संधि और संधि विच्छेद आप नोट कर लीजिए। जो इस प्रेजेंटेशन में इस वीडियो में जो एग्जाम्पल्स आप देख रहे हैं उन्हीं में से कोई ना कोई एग्जाम्पल आपको पेपर में मिलने की पूरी संभावना है। विसर्ग से पहले अगर ए आ हो और बाद में कोई भिन्न स्वर आ जाए तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे निरोग में विसर्ग संधि है लेकिन अपन लिखते निरोग ही हैं, ना तो वहां विसर्ग आ रहा, ना कोई रे आ रहा, ना कोई श आ रहा, ना कोई ओ की मात्रा भी, ठीक है। ऐसे ही नीरस में अब देखिए छोटी ई की जगह हो गई बड़ी ई की मात्रा नीरस में, ये ध्यान रखने की बात है। विसर्ग के बाद क ख अथवा पै फ होने पर विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता। अंत्यकरण को हम अंत्यकरण ही लिखते हैं। क्यों लिखते हैं, क्योंकि विसर्ग के बाद क ख, अब हमने जितने भी नियम अब तक देखते आ रहे थे वो थे वर्ग के तीसरे चौथे और पांचवे वर्ण के लिए, है ना। उसके बाद हमने तय वाले का भी देख लिया था। यहाँ पे अब क ख और पै फ की बात आ गई, तो यहाँ पे अंत्यकरण का हो गया अंत्यकरण। इस प्रकार अपना संधि वाला पार्ट खत्म हो गया है। संधि में हमने क्या क्या पढ़ लिया, संधि के तीन भेद होते हैं,
स्वर व्यंजन विसर्ग, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, और व्यंजन संधि और विसर्ग संधि भी हमने पढ़ ली। हमने काफी कम से कम 50 से 60 एग्जाम्पल इनके देख लिए। आप एग्जाम्पल्स को अपनी आगे के रिवीजन के लिए नोट भी कर सकते हैं, काफी अच्छे एग्जाम्पल हैं। और अगर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, उसका हम रिप्लाई करेंगे। और उसके बाद हम अगला वीडियो किसी और टॉपिक पर हिंदी के लेकर आपके पास आएंगे। धन्यवाद।